हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वाजपेयी आपका एबी सर एक बार फिर आपके सामने आया हूं महा रिवीजन कोर्स के साथ। और इस कोर्स के द्वारा स्टूडेंट क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट तैयार किए जा रहे हैं। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी को क्वेश्चन के थ्रू तैयार करवा रहे हैं। नीट का सिलेबस कवर किया जा रहा है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लिए जा रहे हैं। तो एक बढ़िया कोर्स, महा रिवीजन कोर्स, जिससे अपने पूरे नीट के सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है। और इस कोर्स में आज जो मेरा चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टूडेंट। एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, एक वेटेज वाला चैप्टर स्टूडेंट। 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर है जिससे हर साल नीट में से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर को। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम। और देखिएगा इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटेलिक। आपको पता है स्टूडेंट कि हम पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी का याद हो जाए। तो इसमें एनसीईआरटी में पहला टॉपिक है स्टूडेंट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये बात आपको पता है स्टूडेंट कि जो एनिमल्स होते हैं उनसे जनरली जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो रहे हैं वो तीन है। वन इज कॉल्ड द अमोनिया, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट इज कॉल्ड द यूरिया एंड नेक्स्ट इज द यूरिक एसिड। डन। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की अगर मैं आज आपसे बात करता हूं तो वो तीन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। गॉट इट? अब बात को ढंग से सुनना आप। जी हाँ, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है स्टूडेंट, और अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जी। और अमोनिया बॉडी की जर्नल बॉडी सरफेस से स्टूडेंट निकलती है डिफ्यूजन मोड से, ठीक है। ये अमोनिया के बारे में पॉइंट है। यानी किडनी जो होती है स्टूडेंट, वो अमोनिया को निकालने में उसका ज्यादा रोल नहीं होता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल टू एलिमिनेट द अमोनिया। एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल बढ़िया तैयार। ये पहला वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया हमेशा बनेगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से एंड प्रोडक्ट में। ये अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनती है और बन गई साहब अमोनिया। इसको एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जनरली अमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स ही एलिमिनेट करते हैं। अमोनिया के बाद सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट आया जिसका नाम था यूरिया। और यूरिया स्टूडेंट लीवर में प्रोड्यूस होता है, जी हाँ, और वो भी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर स्टूडेंट, और फिर इसको ब्लड प्लाज्मा में डाल दिया जाता है, यानी ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड में भी ब्लड प्लाज्मा। और उसके बाद किडनी इसको एलिमिनेट करने का काम करती है। जबकि एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपसे कही, अमोनिया के एलिमिनेशन में किडनी का रोल माइनर है, लेकिन यूरिया को किडनी एलिमिनेट करती है स्टूडेंट, एक्सक्रीट करती है। डन। ये यहां तक का पॉइंट हुआ यूरिया। और फिर यूरिया को अमोनिया के कंपेयर में वाटर कम चाहिए एलिमिनेशन के लिए, जी हां बिल्कुल। अब वाटर अगर और भी कम है तो फिर ऐसी कंडीशन में वेस्ट प्रोडक्ट नंबर थर्ड आया, जिसके एलिमिनेशन में सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, एंड दिस इज कॉल्ड द यूरिक एसिड स्टूडेंट। तो यूरिक एसिड नंबर थर्ड आया स्टूडेंट। यूरिक एसिड रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक भी है स्टूडेंट जी। यूरिक एसिड को क्रिस्टल्स और पेस्ट की फॉर्म में एलिमिनेट किया जाता है। तो एक जोरदार पॉइंट आपके सामने आज के बाद, वाटर एबिलिटी के बेस पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं आर ऑफ थ्री टाइप्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। डन। अब उसमें लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड, हाईली टॉक्सिक अमोनिया, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अमोनिया, रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन यूरिक एसिड। जी हां, ये सारे पॉइंट्स। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस। सारे नीट के पॉइंट हमारे क्लियर हुआ स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल की बारी आती है। मेरे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल की जो अब हमारे पास पॉइंट आएगा स्टूडेंट कि एग्जाम्पल, तो यूरिक एसिड का जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट ध्यान से सुनना। यूरिक एसिड चार एनिमल्स को दिया गया स्टूडेंट। वन इज द रेप्टाइल्स, जोरदार पॉइंट। नेक्स्ट इज कॉल्ड द स्टूडेंट बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आ गए। नेक्स्ट स्टूडेंट इंसेक्ट्स, कॉकरोच जिसे हम लोग कहते हैं, इंसेक्टा। और नेक्स्ट इज द लैंड स्नेल। तो आज के बाद चार लैंड स्नेल मोलस्का के मेंबर होते हैं। ये स्टार्ट। आज के बाद फोर एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट एलिमिनेट किया जाता है। तो एक बार और, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्टा, लैंड स्नेल। मुझे लग रहा है डन, बहुत बढ़िया। अब यही बात मैं आपसे यूरिया के लिए बोलूं स्टूडेंट तो भी आपको आना चाहिए, बिल्कुल सर आएगा यूरिया के लिए भी।
आपने कहा बताओ सर यूरिया के लिए कौन सा है, तो यूरिया के लिए भी स्टूडेंट 4 हम लोग मैमल्स, जी हाँ ये यूरिया के लिए, यानी ह्यूमन हुआ, रैबिट हुआ ये। उसके बाद स्टूडेंट एम्फीबिया यानी फ्रॉग, एडल्ट एम्फीबिया, उसमें भी यूरिया ही स्टूडेंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगले की बात करें मैमल्स के बाद एम्फीबिया के बाद अर्थवर्म यानी एनेलिडा, जी हाँ ये भी। और एनसीईआरटी ने दिया जिसे वो है मैराइन फिश स्टूडेंट, जी हाँ मैराइन फिश, ये लीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है परफेक्ट हुई ये बात आपके लिए आज के बाद जोरदार। तो यूरिया वो भी 4 एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, और यूरिक एसिड वो भी 4 एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड दिया रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्टा को, लैंड स्नेल को, डन। और यूरिया दिया मैमल्स को, एम्फीबिया को, मैराइन फिश को, अर्थवर्म को, डन। आज अगर मैं बोलूं रैबिट का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, कॉकरोच का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, अर्थवर्म का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, हाँ पिजन का वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, लिजार्ड का यूरिक एसिड। और स्टूडेंट इनके अलावा जनरली जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। यानी अगर हम बात करें फाइलम पोरीफेरा से लेकर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सब में अमोनिया है स्टूडेंट। फ्रेश वाटर फिश के अंदर अमोनिया है, जी हाँ। एक्वेटिक एम्फीबिया बोले तो टैडपोल लार्वा, उसमें भी अमोनिया है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा यानी प्रॉन, उसमें भी अमोनिया। यानी अगर मैं आज आपको अमोनिया का लिखाना चाहूं स्टूडेंट दिस वन, आप बोले कि सर अमोनिया आप किस किस को दे रहे हैं, तो अमोनिया बताना पड़ेगा, सब अमोनिया। अमोनिया आप दे सकते हैं स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, जी आपने नाम सुना होगा एक एनिमल का प्रॉन, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा स्टूडेंट जिस वन। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा का बेस्ट एग्जांपल है प्रॉन। तो नीट में प्रॉन पे क्वेश्चन आता है, प्रॉन का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया। इसके अलावा टैडपोल लार्वा यानी हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक एम्फीबिया टैडपोल। इसके अलावा स्टूडेंट फ्रेश वाटर फिश स्टूडेंट, ये डन। तो मैं आपके सामने लाया कुछ पॉइंट्स और मैंने उससे आपको याद करवा दिया है, ये पूरा तैयार। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हमारा पहला टॉपिक स्टूडेंट। आज कोई भी क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी का हमारे को तैयार है, और उसमें हमने अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूरिकोटैलिक, आपसे यूरिकोटैलिक पूछा है, इस लिस्ट में से जो होगा वो लगा दीजिए। सर कार्टिलेजिनस फिश एंड रेप्टाइल्स, नो फिश नहीं होगी। सर इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, यस हमारी थ्योरी में बैठ रहा है। सर बर्ड एंड एम्फीबिया, नो एम्फीबिया तो यूरियो है। सर मैमल्स, नो मैमल्स नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट बी। आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन, हाँ या ना। अगर आपने एक बार ये थ्योरी जो मैंने बताई पढ़ ली तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, और उस टॉपिक को हमने रिवाइज भी कर लिया एक बार। और एनिमल का नाम कुछ भी दे दो उसका वेस्ट प्रोडक्ट तैयार है अब। यस सर, बर्ड यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स यूरिक एसिड, फ्रॉग यूरिया, अर्थवर्म यूरिया, कॉकरोच यूरिया, टैडपोल अमोनिया, ह्यूमन यूरिया, रैबिट यूरिया, यस सर, प्रॉन अमोनिया, लिजर्ड यूरिक एसिड, लैंड स्नेल यूरिक एसिड, फ्रेश वाटर फिश अमोनिया, मैराइन फिश यूरिया, जोरदार। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर यूरिक एसिड, हाईली टॉक्सिक अमोनिया। क्लियर, ये तैयार साहब। तो ये हमारे पास पॉइंट पहला क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ कंप्लीट, डन। आइए क्वेश्चन नंबर और देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय। मैंने अभी भी ये लाइन इसको समझाई थी आपको, फिर एक बार और बता देता हूं स्टार्ट कि हमारे में स्टूडेंट हमारा ह्यूमन का पूछा है, आपने वही गोला लगाया, गोला लगाते आपने बोला ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या, यूरिया, क्योंकि हम यूरियोटैलिक है तो ह्यूमन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या आएगा साहब, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट स्टूडेंट। अगर आज के बाद हमारा मेजर वेस्ट प्रोडक्ट पूछा जाए सर जवाब जाता है यूरिया। मैंने कहा बिल्कुल बेटा यूरिया देंगे। अब यूरिया के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, यूरिया, यस स्टूडेंट, यूरिया बनता कहाँ है, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन, इंपॉर्टेंट लाइन है, हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए याद रख लो आज के बाद यूरिया लीवर में बनता है। और आज एक इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं, बाय ऑर्निथिन साइकिल, ये आपके एनसीईआरटी में वर्ड नहीं होगा लेकिन मैं तैयार करवा रहा हूं आपको महा रिवीजन कोर्स में। कई बातें ऐसी भी बताई जाएंगी जो पहले के पेपर्स में बहुत टॉप पे थी, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में
हम एम्स, जिपमर, बीएचयू ये एग्जाम होते थे जिनमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते थे स्टूडेंट। हाँ, और उन क्वेश्चंस का रिवाइज हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा, आपको अच्छी कॉन्सेप्चुअल तैयारी हो जाएगी जी। तो प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यस, बाय ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल यूरिया बनाने वाली साइकिल है। और आज नीट का बढ़िया क्वेश्चन था, ऑल इंडिया पीएमटी में आया, ऑर्निथिन साइकिल अकर इन तो लीवर, यूरिया प्रोड्यूस्ड इन तो लीवर। श्योर, अगर और देना है तो ये भी दे सकते हैं किससे बनता है, तो फ्रॉम स्टूडेंट अमोनिया प्लस CO2। ऑर्निथिन साइकिल आपके ब्लड से अमोनिया और CO2 को हटाकर और स्टूडेंट यूरिया का प्रोडक्शन करती है। यूरिया बनने के बाद स्टूडेंट यूरिया को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमारा अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रांसपोर्टेड बाय पूछा जाए तो जवाब जाएगा ब्लड प्लाज्मा। आपके अंदर स्टूडेंट यूरिया को बॉडी में ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा करता है। और स्टूडेंट या एलिमिनेटेड बाय या एक्सक्रीटेड बाय अगर पूछे कोई, जी हाँ, तो एक्सक्रीटेड बाय तो आज जवाब जाएगा किडनी स्टूडेंट। शानदार, आपके ब्लड से यूरिया को यूरिन में यानी साफ करके ब्लड से यूरिया हटाने का काम किडनी करती है। तो यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा एंड एलिमिनेटेड बाय किडनी। डन, डबल स्टार के साथ शानदार टॉपिक तैयार जी स्टूडेंट। यानी आज अगर मैं आपसे एक बात बोलूं स्टूडेंट कि अगर किसी आदमी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो उसके ब्लड में क्या बढ़ेगा, विच इंक्रीजेस यूरिया, यस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया स्टूडेंट। इस कंडीशन को यूरेमिया के नाम से बुलाया जाता है। यूरिन ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाना और यूरेमिया कंडीशन है, यानी यूरेमिया के पेशेंट में किडनी इज नॉट प्रॉपर वर्क। और अगर मैं आपसे कहूं कि किसी आदमी में लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप बताओ, तो आप कह देना सर लीवर अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो अमोनिया बढ़ेगा, यस, तो उसके ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। तो डबल स्टार, अगर अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है मतलब लीवर में दिक्कत है। डन, तो प्रिंसिपल नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी कंपाउंड सिंथेसाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय पूछा, अपने क्वेश्चन का जवाब हो गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया। और यूरिया बनेगा स्टूडेंट लीवर में और एलिमिनेट करेगा इसको किडनी। तो पहला ऑप्शन किडनी लीवर। स्टूडेंट ये रेस्पेक्टिवली की वैल्यू ये बहुत अंडरलाइन करना, रेस्पेक्टिवली की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सिंथेसाइज लीवर में है और एलिमिनेटेड किडनी में, उल्टा कर रखा है। सेकंड ऑप्शन है लीवर एंड इंटेस्टाइन, गलत। लीवर एंड किडनी, यस, ये बैठ गया, और किडनी एंड इंटेस्टाइन गलत। क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट सी। मुझे लग रहा है डन। यूरिया के बारे में सारे स्पेशल पॉइंट बताया मैंने आपको। एक बात बताऊं, जी हाँ, आपका 100 ml ब्लड कितना यूरिया रखता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो। 100 ml ब्लड कंटेन स्टूडेंट, आज के बाद ध्यान रखना, 20 to 40 मिलीग्राम यूरिया स्टूडेंट। यह जोरदार पॉइंट, जी हाँ, आपके 100 ml ब्लड में करीब 20 से 40 मिलीग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में, और अगर अब लेवल बढ़ गया तो वो कंडीशन यूरेमिया कहलाएगी। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और उससे पूरे पॉइंट क्लियर। यूरिया स्टूडेंट एक और काम करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट तो है ही, साथ में बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। इसलिए कई एनिमल्स यूरिया को अपने बॉडी फ्लूइड में एक्यूमुलेट करते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैराइन फिश यानी कार्टिलेजिनस फिश यानी शार्क अपने बॉडी फ्लूइड में, अपने टिश्यू फ्लूइड में यूरिया को एक्यूमुलेट करती है। अरे शार्क को छोड़ो, हमारी बात करो, हमारे में भी यही है। हमारी किडनी में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो मेडुला की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें यूरिया भी है। जी हाँ, डबल स्टार। तो यूरिया एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो वेस्ट प्रोडक्ट भी है और ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज करता है। डन, तो 2 क्वेश्चन दोनों बिल्कुल जोरदार वाले तैयार। डन, आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट, और वो ये रहा। और उस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और एनिमल्स आपको दिए गए हैं, आपको मैच करना है। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वो पता होना चाहिए। जी हाँ, अलग अलग एनिमल में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी दी गई है। मैं आपको स्टूडेंट कुछ रिवीजन कराता हूँ। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नंबर 1 आई स्टूडेंट, सबसे पहले बात करूं, पहले तो जनरल बॉडी सरफेस ही हुआ करती थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो आया वो आई फ्लैम सेल्स स्टूडेंट। जी हाँ, ये रही फ्लैम सेल्स, ये, एंड दिस फ्लैम सेल्स इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटोनेफ्रिडिया स्टूडेंट। तो पहली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपके सामने अगर कोई पूछे तो आज जवाब आ गया, उसका नाम है फ्लैम सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया। आप पूछेंगे सर ये मिली किसको, तो जवाब
फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेंथीज जिन्हें कहा जाता है फ्लैट वर्म स्टूडेंट, उनको मिली, बिल्कुल साफ। सेकंड नंबर की एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फिर आपने मुझसे बोला कौन सी है सर, मैंने कहा सेकंड नंबर की आई नेफ्रीडिया, ये, और नेफ्रीडिया मिली स्टूडेंट एनेलिडा को। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं और एनेलिडा में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आ गई। डन। तो पहली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्लियर, फ्लैम सेल्स, दूसरी नेफ्रीडिया, फिर तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आई मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स, और मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट मिली इंसेक्टा को, जी हाँ, यानी कॉकरोच जिसे कहते हैं स्टार्ट इंसेक्टा, उसको मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स मिली। तो तीसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स है स्टूडेंट, है ना। फिर स्टूडेंट आर्थ्रोपोडा के मेंबर में एक और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिली जिसे ग्रीन ग्लैंड के नाम से बुलाया गया, जी हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। और ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा मतलब वही प्रॉन को मिली, क्रस्टेशिया जिन्हें कहा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्रस्टेशियंस स्टूडेंट, यानी यू कैन से दैट द प्रॉन, उसमें ये वाली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखने को मिली। डन। या उसके बाद मोलस्का के जो मेंबर है स्टूडेंट, उनके अंदर ऑर्गन ऑफ बोजेनस नाम की स्ट्रक्चर देखने को मिली, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये, और ये स्ट्रक्चर मोलस्का के मेंबर में देखने को मिली स्टूडेंट, मोलस्का फाइलम। श्योर। ये एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन आपको और रिवाइज करा दूं कि इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होती स्टूडेंट, जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा में कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं मिली। और नंबर 6 पे स्टूडेंट जो लास्ट नंबर का पॉइंट आया उसमें ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नंबर नेक्स्ट, और उसका नाम था किडनी, और किडनी वर्टिब्रेट्स को मिली स्टूडेंट, जी हाँ, वर्टिब्रेट्स। अब आप उसमें कोई भी डाल दें स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स में, तो उनमें किडनी मिली। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का एक फ्लो चार्ट है, एक बार याद कर लेते हैं। पहली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लैम सेल्स, डन। दूसरी नेफ्रीडिया, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ बोजेनस और किडनी। 7। अब इधर देखना क्या हुआ भाई, नहीं याद हुआ, जोरदार तैयार। अब सुनना, फ्लैम सेल्स प्रोटोनेफ्रीडिया, प्लेटी हेलमिंथेस को फ्लैट वर्म, उसके बाद नेफ्रीडिया एनेलिडा को, उसके बाद मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्टा को, कॉकरोच, उसके बाद ग्रीन ग्लैंड, एंटीना ग्लैंड, क्रस्टेशियन एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा प्रॉन को, उसके बाद ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्का को, और फिर इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, और फिर वर्टिब्रेट में किडनी। डन। यानी कि फिश बोलो, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब में किडनी। डन। अब आइए आप इस क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें बोला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करो। आपने कहा ए प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया तो फ्लैट वर्म से, तो ए के साथ 4th हो जाएगा स्टूडेंट। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एनेलिडा मतलब अर्थवर्म, बी के साथ 3rd हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वहीं लिखो। मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स 2nd हो जाएगा स्टूडेंट। डन। ग्रीन ग्लैंड, क्रस्टेशियन, प्रॉन 1st हो जाएगा स्टूडेंट। 3rd। अब स्टार्ट करें, ए के साथ 4th, ए के साथ 4th 2 ऑप्शन में, बी में और डी में, यस सर। बी के साथ 3rd, बी के साथ 3rd भी इन 2 में ही है, यस सर। सी के साथ 2nd, सी के साथ 2nd 4th ऑप्शन में, इसमें 1st दिया हुआ है, और डी के साथ 1st। आंसर गया 4th। श्योर स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस वन आंसर नंबर डी। डन। ओके स्टूडेंट, यहां तक का 3 क्वेश्चन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के सीक्वेंस में। और अब उस पे क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं आपको, जो बहुत जोरदार क्वेश्चन है, इसमें दोनों का मिक्सिंग है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन देखिएगा, इन विच द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो एक टेबल में आपको एनिमल दिए हैं, उसके वेस्ट प्रोडक्ट, एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तैयार है ही आपका। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रॉग, वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया दिया है और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किडनी। फ्रॉग एम्फीबिया है और एम्फीबिया में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, क्योंकि इसमें अमोनिया दिया हुआ है, रॉन्ग। अगले आइए, सेकंड ऑप्शन अर्थवर्म, और अर्थवर्म में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, बिल्कुल सही है, हमने भी यही पढ़ा था। और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडिया, रॉन्ग। अर्थवर्म एनेलिडा, और एनेलिडा में नेफ्रीडिया पढ़ा था हमने, ये रॉन्ग है इसमें, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया स्टूडेंट। दोनों परफेक्ट मैच होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। थर्ड ऑप्शन कॉकरोच, जी हाँ, यूरिक एसिड, बिल्कुल सर,
मैल्पिजेंट विल्स, यस सर, इसके दोनों मैच हो गए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। फोर्थ भी पढ़ेंगे, स्टार्ट। प्रॉन, अमोनिया, यस सर। नेफ्रिडिया, नो सर। प्रॉन में होगा स्टूडेंट क्या, प्लीज टेल मी। प्रॉन में क्रस्टेशिया, एंटीनल ग्लैंड, यस श्योर, तो ये गलत हो जाएगा इसके भी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हमारे पास जाएगा सी, जिसमें सब कुछ परफेक्ट है। तो उसी दोनों टॉपिक पे बेस्ड एक और बढ़िया क्वेश्चन कराया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अब। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का है और 2-3 बार आ गया है ऑल इंडिया पीएमटी के पेपर में। और सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा था वो बात अब आप समझे कि बायो में पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए तो महा रिवीजन में एनसीईआरटी का सीक्वेंस यूज करते हुए बढ़िया क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो स्टार्ट, इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट एक बात बताओ, यूरिया का फॉर्मेशन होता कहां है, लीवर में। अगर मैं लीवर के बारे में बात करूं आज आपसे, ये मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये लीवर है स्टूडेंट, और इस लीवर के अंदर ध्यान से स्टार्ट, ब्लड ले जाने वाली वेसल को आप हेपेटिक आर्टरी कहते हो, गॉट इट, हेपेटिक आर्टरी, श्योर। कौन सा ब्लड लेके, बिल्कुल बेस क्लियर करूंगा, ऑक्सीजनेटिव ब्लड लेके गई। और लीवर से ब्लड बाहर लाने वाली वेसल को आप क्या कहते हो, हेपेटिक वैन, हेपेटिक वैन, यस सर। और हेपेटिक वैन कौन सा ब्लड बाहर लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, बिल्कुल सर। और लीवर ये रहा स्टूडेंट, और मैंने कहा लीवर क्या करता है, लीवर अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिया का, और यूरिया को उस ब्लड में डाल देता है। यस बिल्कुल परफेक्ट, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट ये बात, श्योर स्टूडेंट। एक बार और देखें ध्यान से, ये और अब ये यूरिया बहता हुआ जा रहा है, यूरिया जा रहा है, तो जो वेसल ब्लड लेके बाहर आएगी लीवर से, उसमें सबसे ज्यादा यूरिया होगा। जी हां, बिकॉज यूरिया बनाने की फैक्ट्री लीवर है, तो लीवर से जो वेसल बाहर आई वो सबसे ज्यादा यूरिया। सो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन, अगर पूछा जाए तो जवाब दिया हेपेटिक वैन, डन। बिकॉज हेपेटिक वैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर, और लीवर वो फैक्ट्री है जहां यूरिया बनता है, डन। अब सुनो एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं। चलो यहां तक तो अपना क्वेश्चन था, तो अपन ने इसको ले भी लिया, बट बिना क्वेश्चन भी एक बात सोचे, ये है किडनी, लीजिए साहब किडनी के बारे में बात करते हैं। अब इस किडनी में ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, बिल्कुल एक एक चीज परफेक्ट कराने के लिए आपको। ये किडनी है, और किडनी में ब्लड लेके गए कौन गई, रीनल आर्टरी, यस सर, रीनल आर्टरी, हाँ है ना, बिल्कुल किडनी में ब्लड लेके रीनल आर्टरी जाती है स्टूडेंट, रीनल आर्टरी, ये लीजिए। और कौन सा ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड सर, हाँ या ना। अब सुनो, किडनी से ब्लड लेके बाहर कौन आती है, सर रीनल वैन, ये लो भाई, ये रीनल वैन, जो किडनी से कौन सा ब्लड बाहर लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब रीनल आर्टरी किडनी में गई, ब्लड लेके गई ऑक्सीजनेटेड, उसमें यूरिया होगा, बिल्कुल होगा। और किडनी वो ऑर्गन है जो ब्लड में से यूरिया को सेपरेट करके यूरिन में डाल देती है, तो किडनी से जो ब्लड बाहर निकल कर आएगा उसमें सबसे कम यूरिया होना चाहिए, यस, क्योंकि किडनी फिल्टर की तरह काम कर रही है। सो आज के बाद डबल स्टार, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया पूछा जाए, नहीं आई बात समझ में, मिनिमम अमाउंट यूरिया तो रीनल वैन, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया तो हेपेटिक वैन। दो बढ़िया क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आज, और सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल बढ़िया। अब माना प्रीवियस ईयर्स में ये वाला पूछा गया, अभी फिर आ जाए तो आपको याद है आज के बाद, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन हेपेटिक वैन, और मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया फाउंड इन विच वेसल, आंसर रीनल वैन। अच्छा एक स्टेटमेंट और बताओ, रीनल आर्टरी कंटेन मोर यूरिया देन रीनल वैन, यस सर। रीनल आर्टरी किडनी में गई है यूरिया लेकर, साफ करा और रीनल वैन बाहर लेकर आई। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, उसने पूछा है मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, आंसर गया थर्ड, आंसर स्टूडेंट इसका जाएगा सी। क्वेश्चन हुआ क्लियर, 5 क्वेश्चन जोरदार तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। अब स्टूडेंट मिक्चुरेशन का मीनिंग क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन, गॉट, डन। अब मेरी बात को सुनना, आपको जो एबी सर बता रहे हैं ध्यान से सुनना। ये टॉपिक एनसीईआरटी के
थर्ड नंबर के टॉपिक से। इस चैप्टर में थर्ड टॉपिक, पहला टॉपिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, डन। दूसरा टॉपिक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, डन। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट ये टॉपिक आराम से हमारा क्लियर हो जाएगा। और उसको पढ़ाने के लिए मैं एक बढ़िया डायग्राम आपको बता देता हूं जिससे आपको बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा स्टूडेंट। यस, डायग्राम आ गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड किडनी, यस स्टूडेंट, पेयर्ड किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, गॉट इट। हमारे पास पेयर्ड किडनी है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब किडनी से जो पाइप यूरिन लेके बाहर आता है, किडनी यूरिन को प्रोड्यूस करती है, उस पाइप का नाम यूरिटर होता है स्टूडेंट, ये रहा। और यूरिटर का एंटीरियर पोर्शन जो किडनी में होता है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं स्टूडेंट, जोरदार फनल शेप्ड पोर्शन। मैं किडनी के स्ट्रक्चर भी बता दूंगा अभी आपको अगले टॉपिक में, तो उससे आपको हो जाएगा क्लियर। तो रीनल पेल्विस किडनी के अंदर है, जो यूरिटर का पार्ट है, यूरिन को कलेक्ट करके नीचे ले आएगा। बोथ यूरिटर ओपन इनटू ए मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर स्टूडेंट, डन। और यूरिनरी ब्लैडर के इनर सरफेस पर स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, दिस वन। कोई पूछे नाम जवाब, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टूडेंट, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, श्योर ये। और स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन आंसर यूरिनरी ब्लैडर। और स्ट्रेच रिसेप्टर यूरिन के प्रेशर से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट। जैसे ब्लैडर में यूरिन भर जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर सेंड सेंसरी मैसेज टू सीएनएस एंड नाउ सीएनएस सेंड मोटर मैसेज टू ब्लैडर स्टूडेंट। और मिक्चुरेशन स्टार्ट होता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, डबल स्टार, श्योर। ब्लैडर की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है, मसल्स पूछे अगर आज के बाद तो ब्लैडर की वॉल में स्मूथ मसल्स होती है सब ये। और स्मूथ मसल्स में जब इंपल्स आएगा तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब सुनो, ब्लैडर के नीचे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा स्टूडेंट मेल और फीमेल में इसकी लेंथ डिफर होती है। मेल में यूरिथ्रा अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो यूरिन और सीमेन दोनों कैरी करता है स्टूडेंट। और फीमेल में यूरिथ्रा ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो ओनली यूरिन कैरी करने का काम करता है। डन यहां तक। अब सुनो, यूरिनरी ब्लैडर का जो लोअर एंड होता है वो नैरो होता है, जो यूरिथ्रा में ओपन होता है। यहां मिलते हैं स्टूडेंट दो स्फिंक्टर एंड दीज आर नोन एज द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इस जगह मान लीजिए मैं कहता हूं, सो दीज आर कॉल्ड द यूरिथ्रल स्फिंक्टर स्टूडेंट। और यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल्स के बने हुए हैं, ध्यान से सुनना। या और यूरिथ्रल स्फिंक्टर दो होते हैं, एक बाहर एक अंदर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। और इन्हीं स्फिंक्टर के बाद यूरिन यूरिथ्रा में एंटर करता है स्टूडेंट, तो डबल स्टार। ध्यान से सुनना इस बात को। अब यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल्स के बने, जब इनकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है स्टूडेंट तो ये स्फिंक्टर अपनी जगह पे रहते हैं और ब्लैडर में यूरिन भरता रहता है। जब स्फिंक्टर की मसल रिलैक्स होती है तो स्फिंक्टर हट जाते हैं और ब्लैडर से यूरिन निकलता है। दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। इट मींस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन स्फिंक्टर मसल रिलैक्स, डन। अब ब्लैडर के बारे में सोचो, यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच है, मस्कुलर थैली है, श्योर। और जब वो की मसल रिलैक्स तो वो थैली फूलेगी और उसमें ब्लैडर में यूरिन भरेगा। और जब आपको यूरिन को बाहर निकालना है तो ब्लैडर को दबा दो। मींस ड्यूरिंग मिक्चुरेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन स्फिंक्टर रिलैक्स, तभी तो यूरिन बाहर। यानी एक स्टेटमेंट तैयार करो एनसीईआरटी का, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स, तब यूरिन बाहर निकलेगा, डन। यानी अगर यूरिन बाहर निकालना है मींस मिक्चुरेशन, तो ब्लैडर को तो दबाना है और स्फिंक्टर को उस जगह से हटाना है, रिलैक्स करना है, बस, तो हमारा काम कंप्लीट। तो इस डायग्राम से मैंने आपको एनसीईआरटी का तीसरा टॉपिक कवर करा और मैंने बताया कि ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स स्टूडेंट, क्लियर। अब हम हमारे क्वेश्चन पे एक बार और चले जाते हैं स्टूडेंट। यस, तो क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स एंड स्फिंक्टर, रॉन्ग, रिलैक्स नहीं, ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, यस सर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, नो सर, स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन ब्लैडर रिलैक्स, नो सर। फोर्थ ऑप्शन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड स्फिंक्टर रिलैक्स, यस, यही पढ़ा था हमने। तो एक बढ़िया अपने नोटबुक में स्टेटमेंट लिख लेना, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट एंड यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स, ये। तो इस क्वेश्चन से हमने एनसीईआरटी का तीसरा टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको तैयार किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आप, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 7, ये एनसीईआरटी में 4th नंबर का टॉपिक है किडनी की स्ट्रक्चर, उससे पूछा गया है स्टूडेंट। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबीसीडी फाइंड आउट करिए। स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। ये किडनी का डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट, आराम से किडनी के बारे में मैं आपको पूरी एक एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट। चलिए इसको भी समझाने के लिए काम करता हूं स्टूडेंट, आपको बढ़िया समझाने के लिए इसको भी एक डायग्राम किडनी का और क्लियर वाला ले लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। एक डायग्राम आ गया स्टूडेंट किडनी का, श्योर। और किडनी के इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बता दूं किडनी के स्ट्रक्चर में बाहर होता है रीनल कैप्सूल स्टूडेंट, डन। किडनी की आउटर सरफेस है, किडनी की इनर सरफेस है। इनर सरफेस जो होती है किडनी की, वहां से ही ब्लड वेसल्स जो है एंट्री एग्जिट है और यूरेटर बाहर आएगी। एंड दिस, ये जो नोच आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड हाइलम स्टूडेंट, गॉट इट। हाइलम डन है। अब स्टार्ट। किडनी के अंदर एंट्री करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आउटर वाला पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, इसकी ऑस्मोलिटी 300 के आसपास होती है स्टूडेंट, ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट, श्योर। और अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो रीनल मेडुला कहलाता है, डन। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज अ कॉर्टेक्स, वन इज अ मेडुला स्टूडेंट। अब हमारे में स्टूडेंट ह्यूमन में एक बात बताओ आपको जोरदार पॉइंट, मेडुला जो होता है उसकी ऑस्मोलिटी होती है ज्यादा, या 400 से स्टार्ट होती है और 1200 तक जाती है स्टूडेंट, बिल्कुल। और मेडुला की ऑस्मोलिटी अगर मैं बात करूं तो 400 से लेकर स्टूडेंट 1200 तक मेडुला की ऑस्मोलिटी रहेगी। आप पूछेंगे क्यों रहेगी, तो जवाब रीजन है स्टूडेंट, मेडुला में होता है NaCl प्लस यूरिया। तो आज एक क्वेश्चन और बढ़िया कर सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, हाई ऑस्मोलिटी ऑफ इनर मेडुला इज ड्यू टू, जवाब NaCl एंड यूरिया। अब सुनिए, ह्यूमन में medulla is divided into conical shape projection and these are called the pyramid student। या ये एक पिरामिड आपके सामने दिख रहा है, दिस वन, दिस इज पिरामिड स्टूडेंट, पिरामिड। और जो पिरामिड का एपेक्स होता है ये नीचे, दिस एपेक्स ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पेपिला। एक बार और बोलने दो, द एपेक्स ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पेपिला स्टूडेंट। दिया, ये डन। अब सुनिएगा मेरी बात को, हर 2 पिरामिड के बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस, और उस स्पेस में कॉर्टेक्स इन्विजिनेट होता है। And this space is called the columns of Bertini student, renal columns of Bertini डबल स्टार के साथ, एक बार और, या columns of Bertini, इस स्पेस का नाम होता है कॉर्टेक्स। बना बिटवीन 2 पिरामिड, कॉर्टेक्स इन्वेजिनेट एंड फॉर्म columns of Bertini स्टूडेंट, यानी columns of Bertini मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स स्टूडेंट, जोरदार। अब सुनिएगा एक और बात, यूरिन पिरामिड के एपेक्स पर आ गया, ये पिरामिड का एपेक्स, डन, देखिएगा, है ना। और यहां से यूरिन कलेक्ट करने का काम करेगी एक ट्यूब स्टूडेंट। हमारे में 8 to 12 पिरामिड होते हैं स्टूडेंट, जी हाँ। और हर पिरामिड के एपेक्स से यूरिन को ले जाने का काम करती है माइनर कैलिक्स स्टूडेंट। तो ये कैलिक्स सिस्टम है, जरा गौर कीजिएगा, दिस वन माइनर कैलिक्स, या दिस इज माइनर कैलिक्स, या ये माइनर कैलिक्स, और ऐसे 3-4 माइनर कैलिक्स वो जुड़ के बनाती है मेजर कैलिक्स। तो ये पोर्शन मेजर कैलिक्स है मेरे बेटा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स, गॉट इट। ये मेजर कैलिक्स के नाम से बुलाया जाएगा। तो माइनर कैलिक्स तो उतनी ही होती हैं जितने पिरामिड के नंबर होंगे, नंबर ऑफ पिरामिड 8 to 12, number of minor calyx 8 to 12, but 3 to 4 minor calyx fuse and form major calyx, and major calyx open into anterior part of the ureter. This one ureter, this anterior portion is student, and this anterior portion is called the renal pelvis, जो मैंने आपको अभी पहले भी बोला था। तो आज के बाद मेजर कैलिक्स ओपन इनटू रीनल पेल्विस। तो यूरिन का पाथ देखो आप, पिरामिड से यूरिन, माइनर कैलिक्स से यूरिन, मेजर कैलिक्स से यूरिन, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से यूरिन यूरिटर, और यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से आउट। हाँ जी, समझ में नहीं आई आपको मेरी बात? तो किडनी की स्ट्रक्चर हमने ऐसे पढ़ी स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर, एक बार और याद। तो किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, और मेडुला इज डिवाइडेड इनटू पिरामिड इन ह्यूमन, 8 to 12 कॉनिकल शेप प्रोजेक्शन पिरामिड का एपेक्स रीनल पेपिला, नाम दे देता हूं आपको, एपेक्स ऑफ पिरामिड इज द रीनल पेपिला, और रीनल पेपिला से यूरिन कलेक्ट करेगी माइनर कैलिक्स मिलके बनाएगी मेजर कैलिक्स ओपन इनटू रीनल पेल्विस इज द पार्ट ऑफ यूरेटर, यस सर, बट फाउंड इन द किडनी, यस सर। और ये कॉलमन्स ऑफ बर्टनी क्या है? कॉलमन्स ऑफ बर्टनी सर कॉर्टेक्स का बना हुआ है, डन। और ये 2 पिरामिड के बीच में इन्विजिनेट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां तक का क्लियर। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं स्टूडेंट। हाँ जी, क्वेश्चन यही था 7th नंबर का क्वेश्चन,
इससे किडनी की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर। आइए अभी अभी मैंने समझाया तो इसको लेने जरा एक बार। सर ये दिया हुआ इसमें ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल यहीं पर ही डायग्राम में हमने बताया था। ए मतलब क्या था, बर्टनी कॉलमन्स, याद करो। तो रीनल कॉलमन्स और बर्टनी पूरा नाम तो ये है, बाकी रीनल कॉलमन बोल देंगे। और बोलो सर बी बेटा यहाँ, यस पिरामिड, दीज आर कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल बढ़िया, यस सर बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हुआ। अगला बता सर ये सी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, सी एंड सी इज द कैलेक्स, याद करो माइनर कैलेक्स एंड मेजर कैलेक्स, ओके। और डी यूरेटर का एंटीरियर पोर्शन कॉल्ड द पेल्विस, यस सर रीनल पेल्विस। तो तैयार, ABCD आराम से आइडेंटिफाई हो गया, कहीं से पूछ ले ऑप्शन मैच करें। ए मतलब रीनल कॉलमन, तो रीनल कॉलमन तो हमारे पास दो ही ऑप्शन में दिख रहे हैं स्टूडेंट, एक तो बी में और एक डी में, यस सर। तो बी और डी में से आंसर जाएगा। मेडुलरी पिरामिड भी सेम है। सी मतलब कैलिक्स से, तो कैलिक्स तो सेकंड ऑप्शन में, या क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड, बी आंसर स्टूडेंट। डन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास तैयार, क्योंकि हमने पढ़ लिया इससे किडनी के स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी का सीक्वेंस देखें तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट डन, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर टॉपिक डन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डन और किडनी के स्ट्रक्चर टॉपिक डन। 4 टॉपिक और बढ़िया तैयार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुला इज ड्यू टू, ये भी अभी भी मैंने आपको किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, मुझे लग रहा हो जाएगा। ग्लूकोज नो सर, तो सर हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुला इज ड्यू टू NaCl एंड यूरिया, यस यूरिया की वजह से। यहां मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि यूरिया जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी है और ऑस्मोरेगुलेटरी सब्सटेंस भी है, जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने का काम करता है। शार्क वो अपनी बॉडी फ्लूइड में उसको एक्यूमुलेट इसलिए करते हैं, उसमें मैंने बताया था, तो वहां भी आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट बी। सिंपल क्वेश्चन हो गया अब हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया इसको। तो 8 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। मैल्पिजियन कॉर्पस्कल्स कंसिस्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। और उस पे इतने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को परफेक्ट करने के लिए अब मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम और उसमें इतने सारे क्वेश्चन कराता हूं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन का डायग्राम लेते हैं स्टूडेंट, यस। तो अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम आपको नेफ्रॉन का एक्सप्लेन करता हूं, बहुत अच्छा समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे नीट के, प्रॉमिस है मेरा आपको, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन ऑल्सो कॉल्ड द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, जो यूरिन प्रोड्यूस करने का काम करती है। डन। अब उस नेफ्रॉन के अंदर एंटीरियर पोर्शन उसका जो स्टूडेंट वो कप शेप्ड होता है, एंड दिस कप शेप्ड पोर्शन इज नॉन एज द बोमन्स कैप्सूल। आपको दिख रहा होगा ये कप शेप्ड पोर्शन बोमन्स कैप्सूल होता है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल स्टूडेंट। मैं आपको बहुत अच्छा समझाने के लिए बोमन्स कैप्सूल को ऊपर लेता हूं स्टूडेंट, जरा इधर नोट करिएगा। या दिस वन, ये आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमन्स कैप्सूल दिख रही है, ये इसकी डबल लेयर है। इसकी आउटर लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होती है स्टूडेंट, श्योर। और इनर लेयर में स्पेशल टाइप की हुक वाली सेल्स होती है, एंड दीज आर कॉल्ड द पोडोसाइट्स स्टूडेंट, या डबल स्टार। तो बोमन कैप्सूल डबल लेयर है, उसकी आउटर लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है और उसकी इनर लेयर में स्टूडेंट पोडोसाइट्स होती है स्टूडेंट, पोडोसाइट सेल होती है। डन। अब ध्यान से सुनना, बोमन कैप्सूल में ब्लड ले जाने वाली वेसल को एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से बुलाया जाता है। एफरेंट आर्टेरियोल कैरी, जी हाँ स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल। अंदर जाने के बाद स्टूडेंट एफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरी का बंच बनाती है, और टफ कैपिलरी डबल स्टार, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी। करीब 5 to 10 क्वेश्चंस हैं जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ही क्लियर हो जाते हैं और बढ़िया आते हैं हर साल नीट में। उन क्वेश्चंस को परफेक्ट करने के लिए एक बार मेरे साथ इस टॉपिक को ढंग से कर लो स्टूडेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी स्टूडेंट, और इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल स्टूडेंट, जी हां। और ग्लोमेरुलस और कैपिलरी रिजॉइन होकर दूसरे एंड पर इफरेंट आर्टेरियोल बनाती है, और इफरेंट आर्टेरियोल उस ब्लड को बाहर ले जाती है। यानी बोमन कैप्सूल ये रहा, ब्लड लेकर आई एफरेंट आर्टेरियोल, कैपिलरी का बंच बनाया, दूसरे एंड पर उस ब्लड को बाहर ले गई इफरेंट आर्टेरियोल स्टूडेंट। जोरदार पॉइंट। या और स्टूडेंट बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को मिलाकर कहते हैं मैल्पिजियन बॉडी। रीनल कॉर्पस्कल, डबल स्टार, रीनल कॉर्पस्कल या मैल्पिजियन कॉर्पस्कल इज इक्वल टू
पूछा जाए तो जवाब बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, मुझे लग रहा है डन, श्योर। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और आपके लिए, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होता है, आपको दिख रहा होगा, इसलिए जितना ब्लड अंदर जाता है बोमन कैप्सूल में उतना ब्लड बाहर नहीं आता है स्टूडेंट, इसलिए ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उस पर प्रेशर लगता है और ब्लड फिल्टर हो जाता है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर इन बोमन्स कैप्सूल स्टूडेंट, मैलपीजियन बॉडी में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, माइन्यूट अपर्चर से ब्लड फिल्टर, उसका रीजन सिर्फ एक है, मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल देन इफरेंट आर्टेरियोल। अगर डायमीटर दोनों आर्टेरियोल का इक्वल कर दिया जाए, ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन, इफ डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज इक्वल टू इफरेंट आर्टेरियोल देन व्हाट विल बी हैपन, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डन, जोरदार स्टूडेंट, नो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस तो क्लियर हुआ, नेफ्रॉन का पहला पोर्शन मैलपीजियन कॉर्पस्कल इज इक्वल टू बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। Glomerulus is a tough capillary. It is bunch of capillary. It is formed by afferent arteriole. Done. Sure. Clear. अगला स्टूडेंट, Bowman capsule is double layered structure lined by the simple squamous epithelium and podocyte cell. Done. अब स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, आइए Bowman capsule कंप्लीट हुआ, पीछे चलें, नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट देखें, and this next portion is called the PCT, proximal convoluted tubule student, highly coiled tube. And this is lined by simple cuboidal epithelium with microvilli brush border student. आज के बाद नीट में फेवरेट क्वेश्चन है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन, आंसर पीसीटी स्टूडेंट। सारे नीट के क्वेश्चन करेंगे बोल बोल के अपने साथ साथ। और इसका फायदा क्या है कि इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। जी हाँ स्टूडेंट, इसीलिए मैं एक बात बताऊंगा कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी से पास होता है उसका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। Maximum water reabsorption occur in PCT, maximum electrolyte absorption occur in PCT। जी हाँ स्टूडेंट, मैक्सिमम reabsorption PCT में हो जाएगा। पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ, और उसका रीजन है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का होना। कोई आपसे पूछे वाटर का 70 to 80% पार्ट रीअब्सॉर्ब पीसीटी में हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का 70 to 80% पार्ट पीसीटी में एब्सॉर्ब हो जाएगा। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो बताना मुझे आपको स्टूडेंट। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाता है उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड, लाइक फैटी एसिड्स, उनका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन आप पीसीटी में कर लोगे स्टूडेंट। और सिर्फ एक कारण, और वो सिर्फ एक कारण है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। टोटल फिल्ट्रेट जो निकलता है उसका मैक्सिमम पार्ट पीसीटी एब्जॉर्ब करती है, सेकंड पार्ट। और अब आया नेक्स्ट पोर्शन स्टूडेंट, PCT open into U-shaped tube and this U-shaped tube is called the loop of Henle student, Henle's loop, ये आपको दिख रहा है। And loop of Henle is for concentration of urine student, this one concentration of urine is loop of Henle से होगी स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। loop of Henle दो लिम्स का बना हुआ है स्टूडेंट, and this is called descending limb student and this is called ascending limb student। descending limb, ascending limb, descending limb ये रही स्टूडेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेएबल फॉर वाटर एंड इम्परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ये बार बार एम्स में नीट में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से इसको नीट के इसके एनसीईआरटी की लाइन है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेएबल फॉर वाटर एंड इम्परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। और असेंडिंग लिम्ब ठीक उल्टा अपोजिट है, असेंडिंग लिम्ब परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमेएबल फॉर वाटर। एनी प्रॉब्लम? जोरदार चल रहा है टॉपिक, बढ़िया याद करा के दूंगा आप। यस स्टूडेंट, इन दोनों के बारे में। और लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड ट्यूब है और लूप ऑफ हेनले यूरिन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। एक बात और बताता हूं, मेडुला की ऑस्मोलिटी ज्यादा थी, आप जानते हैं इस बात को। जी हाँ, तो मेडुला की हाई ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है लूप ऑफ हेनले। ये सब कॉपी में लिखने वाले पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए, अभी मैं बोलता जा रहा हूं, अगर आपको लगता है तो। मैक्सिमम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब इन पीसीटी। जी हाँ, दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डन बाय लूप ऑफ हेनले। जी, तीसरा पॉइंट लूप ऑफ हेनले मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला। ये नीट में बार बार आता है स्टूडेंट, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेंटेन हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला। जवाब लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब से NaCl रिलीज करवा के करता है इस काम को। अगला पॉइंट, डिसेंडिंग लिम्ब परमेएबल फॉर वाटर एंड इम्परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। डन। अगला पॉइंट, असेंडिंग लिम्ब
परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमेबल फॉर वाटर। डन। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, लूप ऑफ हेनले जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, दिस वन अगेन कॉल्ड पोर्शन एंड दिस इज कॉल्ड द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल। तो एक पार्ट था मेलपिजियन कॉर्पस्कल डन हुआ, एक पार्ट था पीसीटी डन हुआ, एक पार्ट था लूप ऑफ हेनले डन हुआ, और अगला पार्ट आ गया डीसीटी। ये भी पीसीटी की तरह कॉन्वलेटेड टिब्यूल है स्टूडेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं है। तो अब डीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन तो होगा बट हार्मोन के प्रेजेंस में, एंड दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अकर इन, शानदार क्वेश्चन और आंसर जाएगा डीसीटी। अपनी कॉपी में लिखियो इसको, 3 बार ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अकर इन, आंसर डीसीटी। कोई कहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल, तो जवाब देना पड़ेगा ना सर, कंडीशनल मींस हार्मोन्स की प्रेजेंस में। जी हाँ, डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट का होता है NaCl का रीअब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण, और डीसीटी के डिस्टल पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ADH हार्मोन के कारण। डन, मुझे लग रहा है डन। अगला आओ स्टूडेंट, डीसीटी ओपन होगी एक लॉन्ग डक्ट में, स्ट्रेट ट्यूब में, एंड दिस इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट स्टूडेंट। कलेक्टिंग डक्ट में मेनी डीसीटी ओपन स्टूडेंट, ये और कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक जाती है स्टूडेंट। ये एक पॉइंट और, हाँ या ना, श्योर। अब स्टूडेंट मेरी बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझना, जब आपको क्लियर होगी सारी बातें। ये जो किडनी है ना, उसमें बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला मेडुला। ये कॉर्टेक्स है स्टूडेंट और ये मेडुला है, ध्यान से। अब अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा सर, हाँ मेलपिजियन कॉर्पस्कल मींस बॉमन्स कैप्सूल, हाँ पीसीटी, हाँ, और डीसीटी, यस, फाउंड इन कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही, और लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट का मेजर पोर्शन फाउंड इन मेडुला, बिल्कुल सही। एक बार और, मेलपिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी फाउंड इन कॉर्टेक्स, बट लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट फाउंड इन मेडुला। डन, बहुत जोरदार तैयार। ये तो सारे क्वेश्चनों को तैयार करेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, कहीं से पूछ लो। अब सारे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास। एफरेंट आर्टेरियोल डायमीटर मोर देन इफरेंट आर्टेरियोल, यस सर। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन बोमन कैप्सूल, यस सर। मेलपिजियन कॉर्पस्कल इज इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस इज अ bunch of capillary formed by afferent arteriole. Concentration of urine, loop of Henle. Which part maintain high osmolality of medulla? Loop of Henle. Maximum reabsorption occur, PCT. Brush border epithelium found in PCT. Conditional reabsorption of water and electrolyte, DCT. हाँ जी, मुझे तो लग रहा है डन। श्योर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार। और कौन कौन कहा रखा हुआ वो तैयार? बॉमन्स कैप्सूल यानी मेलपिजियन कॉर्पस्कल, टीसीटी, डीसीटी कॉर्टिकल रीजन में, और लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट मेडुला रीजन में। अब सुनो, इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल कर आई, हाँ, और कैपिलरी का पूरा नेटवर्क बनाया जो पूरे रीनल ट्यूब्यूल पे इस तरीके से लिपट गया। ओके सर, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी स्टूडेंट। जोरदार चीज पढ़ाना चाहता हूं आपको। दिस इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी स्टूडेंट। ये रहा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, किसे कहा? जो कि पीसीटी डीसीटी पे इस तरीके पूरे रीनल ट्यूब्यूल पे लिपटी हुई है स्टूडेंट। तो कैपिलरी अराउंड रीनल ट्यूब्यूल नॉन एज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, और इसे इफरेंट आर्टेरियोल ने बनाया। तो इस तरीके से मैंने आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई और उससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है। अब आपको नीट के बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चंस पर एक बार और आते हैं स्टूडेंट। यस, तो आ जाए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? 9 नंबर का क्वेश्चन था, मेलपिजियन कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ, और इस क्वेश्चन को पढ़ना था। अरे अभी तो करवाया, बॉमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। अब फास्ट फटाफट क्वेश्चन करते जाओ। सर बॉमन कैप्सूल पीसीटी, नो। पीसीटी एंड डीसीटी, नो। बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, यस। क्वेश्चन का आंसर गया सी। अब आपको ऐसा लगा फटाफट क्वेश्चन हो रहे सर, क्योंकि एक बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ ली, मजा आ गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय ए। यस, आइडेंटिफाई ए एंड इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो सर ग्लोमेरुलस तो एफरेंट आर्टेरियोल ने बनाई थी।
तो इज इफरेंट नो सर, इज एफरेंट यस सर, तो एफरेंट वाले ऑप्शन टिक कर लो, हाँ इन दो में से। और एफरेंट आर्टीरियल बॉमन कैप्सूल में ब्लड लेकर जाती है, जिया ग्लोमेरुलस में ब्लड लेकर जाती है, सो एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। यस सर, क्वेश्चन का आंसर गया बी, बिल्कुल सिंपल। ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस, इफरेंट ले जाती है बाहर। अगला क्वेश्चन ये लो सर, बोलो विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 11, सारे क्वेश्चन और इतने बढ़िया तैयार है, एनसीईआरटी बेस्ड प्लस प्रीवियस ईयर्स, लेकिन पढ़ा दिया, याद हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। बिल्कुल सर, अभी बताया था आपने, कॉर्टिकल रीजन पूछा ना आपने, हाँ सर। मेलपिजा कॉर्पस्कल यस सर, पीसीटी यस सर, डीसीटी यस सर, लूप ऑफ एल नो सर, कलेक्टिंग कटपी नो सर। सर आंसर जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस आंसर गया डी। अब कितने सिंपल हो गया, आप ये देखिए क्वेश्चन, सब आएंगे नीट में, बट याद इतना बढ़िया हो गया कि मजा आ गया, क्योंकि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। और करते हैं एक तो, बिल्कुल सर, और करवा देते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टिप्स पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर। सर कंडीशनल डीसीटी में, यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल? सर कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? हार्मोन आएगा तो ही एब्जॉर्प्शन करेंगे। अच्छा यस सर, ये डीसीटी है ना सर, हाँ ये डीसीटी, बिल्कुल। तो डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट में बात करेंगे ना सर, हाँ। तो डीसीटी के प्रॉक्सिमल पार्ट में एल्डोस्टेरोन हार्मोन के प्रेजेंट में NaCl का एब्जॉर्प्शन, NaCl अच्छा हाँ, और NaCl, और ड्यू टू एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ओके, इसलिए कंडीशनल। और डीसीटी के डिस्टल पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का, ओके, ड्यू टू ADH हार्मोन। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग समझाया, आंसर गया डीसीटी, डन। और करते हैं एक दो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का भी है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इन 70 to 80% of water, 70 to 80% of electrolyte, or almost all nutrients reabsorbed in PCT। पढ़ा रखा था, आंसर गया बिल्कुल सिंपल, आंसर इज बी 13 का, डन। कितने सिंपल हो गए आप देख लो, कितने क्वेश्चंस। और देखते हैं एक दो, क्वेश्चन नंबर 14, प्रीवियस ईयर्स, इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड ऑफ एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। करेक्ट और नॉन करेक्ट पर सर्कल लगाना है। एबी सर ने इस चीज के लिए पहले ही बोल दिया था, ध्यान से। तो स्टार्ट करो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, परमिएबल बताया था एबी सर ने। डिसेंडिंग लिम्ब, यस सर आपने बोला था, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, और असेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर। हाँ, इसने बोला असेंडिंग लिम्ब impermeable for electrolyte, wrong. Descending limb impermeable for water, wrong. DCT reabsorption of HCO3 minus, yes, DCT में reabsorption होता है लेकिन incapable लिखा है, wrong. Nearly 99% glomerular filtrate reabsorbed by the renal tubule, yes sir, 99% filtrate को reabsorb कर लिया जाता है renal tubule द्वारा। स्टूडेंट 1% जो आता है ना स्टूडेंट, वो यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट डी, परफेक्ट तैयार क्वेश्चन, श्योर। एक और करते हैं स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। ये अब भी आया करंट स्टूडेंट क्वेश्चन, अब भी जस्ट। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अब, देखिएगा स्टूडेंट यहां तक का। तो यहां तक का मुझे लग रहा है स्टूडेंट कि अब परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल एक एक लाइन के साथ। ये क्वेश्चन जो अब है वो है 50 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था, और वो ये है स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और अभी करंट आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैच करिए, मैच द कॉलम दिया हुआ, कॉलम 1 कॉलम 2, डन। और इसमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑप्शन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन है, स्टोरेज ऑफ यूरिन है, और इधर मैच करना है। हमें तो वैसे पता है, हम उस तरफ का कॉलम नहीं भी देखें तो हमें याद हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लूप ऑफ एनले, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेलपिजन कॉर्पस्कल,
स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर, ट्रांसपोर्ट यूरिटर, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी। हमें सब पता है, कुछ भी मैच करवा लो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। तो देखो स्टार्ट, अगर इस हिसाब से करता हूं तो क्या बोलते हो आप, ए में क्या आएगा सर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो वो मेल्पिजन कॉर्पस्कल्स के साथ मैच हो जाएगा। फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, लूप ऑफ एनले, तो फर्स्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिटर, तो सेकंड आंसर। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, तो थर्ड आंसर। ये लीजिए मैच हो गया। इसमें पीसीटी किसी काम का नहीं रहा, तो ए बी सी डी के साथ क्या आना है वो तैयार। ए के साथ फोर्थ चाहिए, ए के साथ फोर्थ दो ही ऑप्शन में, एक बी में एक सी में। श्योर, बी के साथ फर्स्ट चाहिए, वो केवल सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। सी के साथ थर्ड आ रहा है और सेकंड आ रहा है, और डी के साथ थर्ड आ रहा है। तो आराम से 50 नंबर के क्वेश्चन में आंसर बी मैच हो गया, सेकंड आंसर। डन। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बहुत आराम से पढ़ ली। तो यहां तक का क्लियर, 15 क्वेश्चन कराए जिसमें किडनी के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर तक के कंप्लीट हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजीए के क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज बतानी है स्टूडेंट, और वो क्या है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। स्टूडेंट आपने नेफ्रॉन पढ़ा, पर अब मैं आपको एक बात बताऊं, किडनी में 2 वेराइटीज के यानी 2 टाइप्स के नेफ्रॉन मिलते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो कौन कौन से नेफ्रॉन है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नेफ्रॉन मिलते हैं, अच्छी तरह समझिएगा। जिसमें स्टूडेंट कि कौन सा नेफ्रॉन है कैसे, देखिएगा। नेफ्रॉन इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्टूडेंट। जी हाँ, एक नेफ्रॉन होता है जिसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से बुलाया जाता है। ओके साहब, ये टोटल नेफ्रॉन का 85% होता है स्टूडेंट। ओके सर, ये 85% टोटल नेफ्रॉन का। श्योर। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, इसमें हेनलेस लूप जो होता है वो शॉर्ट होता है स्टूडेंट। ये इसका हेनलेस लूप शॉर्ट है, और ये टोटल नेफ्रॉन का 85% है। मैंने कहा ओके डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, अगला। फिर मैंने कहा कि दूसरा नेफ्रॉन कौन सा है, आपने कहा सर वो है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है सर, सेकंड नंबर का नेफ्रॉन जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन स्टूडेंट, गॉट इट। और ये नेफ्रॉन स्टूडेंट जो होता है टोटल नेफ्रॉन का 15% होता है। ठीक है, और इसमें हेनलेस लूप लॉन्ग होता है स्टूडेंट। तो हेनलेस लूप की बात की जाएगी तो हेनलेस लूप इसका लॉन्ग करना है हमें, येलो डन साहब, क्लियर, हेनलेस लूप लॉन्ग। ओके सर, ये भी तैयार। अब आगे का पॉइंट आता है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो, उसमें हेनलेस लूप लॉन्ग है और रन पैरेलल टू स्टूडेंट, बिल्कुल डेप्थ में, मेडुला में बिल्कुल डेप्थ में चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या प्रोसीजर होगा स्टूडेंट, ये मुझे आपको बताना है। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एक काम होता है स्टूडेंट, इसको समझाने के लिए जरा इधर देखिएगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी हम देखें कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये है उसका बोमन्स कैप्सूल। श्योर, ठीक है, और ये पीसीटी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट हमें जिस चीज से मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ये बोमन्स कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है। श्योर, एफरेंट आर्टीरियोल, यहां तक तैयार। और ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी का बंच, ये इफरेंट आर्टीरियोल बाहर निकल गया, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। पर जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एक और काम होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। और वो क्या है, यहां जो पीसीटी आती है, डीसीटी स्टूडेंट, ये डीसीटी, ये डीसीटी है, दिस वन। तो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल क्लोज कांटेक्ट में। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसी कंडीशन में इनमें सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, किस किस के बीच में, डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल में। डीसीटी की वॉल में कोबॉइडल के बजाय लार्ज कॉलमनर सेल्स आ जाती है, गजब। और एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में जो सेल्स होती हैं उनमें डार्क पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, गजब। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट थोड़ा सा सपोर्ट करना मुझे, क्या होता है, जी हाँ, इस कंडीशन में स्टूडेंट डीसीटी में जो सेल्स आई है उन्हें मैक्यूला डेंसा के नाम से बुलाया जाता है, या और एफरेंट आर्टीरियोल में जो सेल्स आई है उन्हें जेजी सेल्स के नाम से बुलाया जाता है, ये लीजिए। और इन दोनों के बीच में जो सेल्स आती हैं स्टूडेंट उन्हें लेसिस सेल्स बुलाया जाता है, दिस वन। तो मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आप समझना। इन जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन between DCT and afferent arteriole, a cellular modification occur
and this cellular modification is called JGA, juxtaglomerular apparatus, और juxtaglomerular apparatus juxtamedullary nephron में मिलेगा. Nephron is of two type, cortical nephron, juxtamedullary nephron. cortical nephron 85% होते हैं, मेजोरिटी इन्हीं की है. juxtamedullary only 15% होते हैं. cortical nephron में Henle's loop शॉर्ट है, cortical nephron में, और juxtamedullary nephron में Henle's loop very long, run parallel to, yes student, deep runs parallel. medulla में, juxtamedullary nephron में afferent arteriole और DCT के बीच में cellular modification होता है और उससे बनती है एक स्ट्रक्चर sensitive region. this sensitive region student is called JGA student, जोरदार, या this is called JGA, juxtaglomerular apparatus student. और juxtaglomerular apparatus बना, और ये juxtaglomerular apparatus हार्मोन सीक्रेट करता है स्टूडेंट. किडनी से निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन स्टूडेंट, पहला हार्मोन. और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है स्टूडेंट, वो हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है स्टूडेंट. आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा और ये हार्मोन इसी जेजीए से निकलता है. जेजीए में प्रेजेंट जेजी सेल से स्टूडेंट. और हार्मोन एक और निकलता है, उसका नाम रेनिन होता है स्टूडेंट. और रेनिन ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, जो किडनी के रेगुलेशन, फंक्शन रेगुलेशन के लिए जो हार्मोन आते हैं उनकी लिस्ट में नाम है. जी हाँ, तो आज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना था वो ये था स्टूडेंट, दोबारा सुन लो मेरी बात आप ढंग से. तो किडनी से एक तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकल रहा है, एक रेनिन हार्मोन निकल रहा है. तो इस क्वेश्चन को जो ऊपर दिया हुआ है पहले इसको देख ले हम 17 को. हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी हमारा अभी हो जाएगा. क्या एडीएच? नो सर, एडीएच तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. क्या सिक्रेटिन? नो सर, सिक्रेटिन तो डिओडिनम से निकलता है. क्या एरिथ्रोपोइटिन? यस सर, हमारी थ्योरी में मैच कर गया एरिथ्रोपोइटिन. क्या एल्डोस्टेरोन? नो सर, एल्डोस्टेरोन तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है. गलत. तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल गया, सी. यस सर. क्यों मिला? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि किडनी से हार्मोन निकलते इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन स्टूडेंट, और वो निकलते जेजीए से. जेजीए क्या है? juxtamedullary nephron में afferent arteriole और DCT के बीच एक सेलुलर सेंसिटिव रीजन है जेजीए. या अब 16 नंबर का क्वेश्चन जिसके लिए मैंने ये पढ़ाया आपको, वो स्टार्ट. juxtaglomerular apparatus मतलब JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in A and B. आपको तो पता है किस किस के बीच हुआ था, DCT एंड afferent arteriole. बस तो A और B लगाना है आपको. A मतलब DCT और B मतलब बॉमन कैप्सूल. नो सर. A मतलब PCT. नो सर. A मतलब DCT, B मतलब afferent arteriole. यस सर. A मतलब PCT. नो सर. आराम से क्वेश्चन का आंसर मिला, सी सर, क्योंकि डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल के बीच में हुआ है ये जोरदार पॉइंट. गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 17 डन, 16 डन, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन से बने हुए क्वेश्चन है. अगला देखिएगा स्टूडेंट, विच क्वेश्चन नंबर 18, विच सब्सटेंसेस आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन. स्टूडेंट अब इसमें आपको यूरिन मैकेनिज्म से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी. तो यूरिन फॉर्मेशन को 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट. पहले तो हम इस बात को समझ ले थोड़ा सा इसके बारे में कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है स्टूडेंट, वो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है. पहली स्टेप का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है स्टूडेंट, ये लीजिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और इस स्टेप में स्टूडेंट बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है. जी हाँ स्टूडेंट, ये एक पैसिव प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी. केवल एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर मोर होता है इफरेंट आर्टरियोल से, इसलिए ब्लड फिल्टर होता है. रिजल्ट आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. डन, यहां तक का तैयार हमारा छनकर आ गया साहब, पैसिव प्रोसेस क्लियर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनकर आएगा. स्टेप का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जो रीनल कॉर्पस्कल में होगी स्टूडेंट. मुझे तो लग रहा है यहां तक का क्लियर हुआ. पैसिव प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का है ना. अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये अब आप कहोगे सर फिल्टर कितना हुआ, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, और कितने प्रेशर की वजह से हुआ. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर चाहिए ना स्टूडेंट, वो कई बार नीट में पूछा जाता है. नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, मैंने कहा आपको बता दूं स्टूडेंट, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए चाहिए स्टूडेंट, वो 10 to 15 mmHg के आसपास होता है, और इसकी वजह से फिल्टर होके आता है स्टूडेंट ये. जी हाँ, आपको स्टूडेंट नॉलेज दूं आज एक बहुत जोरदार. जी हाँ, कितना फिल्टर होगा एक दिन में दोनों किडनी के नेफ्रॉन ने मिला के, दिस इज कॉल्ड GFR. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको. एक और चीज जोरदार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GFR? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जी हाँ स्टूडेंट,
द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विच इज फिल्टर्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन अ मिनट। 1 मिनट में आपकी दोनों किडनी में जितने नेफ्रॉन है 20 लाख होते हैं, 1 मिलियन एक किडनी में, 1 मिलियन एक में, 20 लाख नेफ्रॉन ने जितना छाना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाया उसे जीएफआर कहते हैं, और इसकी वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है मेरे बेटा। जोरदार डबल स्टार। इसको 180 लीटर पर डे भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा परफेक्ट करवा दूं आपका। जी हाँ, तो यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो बॉमन कैप्सूल में होगी स्टूडेंट। और बॉमन कैप्सूल में स्टूडेंट ये पैसिव प्रोसेस है, और इसमें इतना प्रेशर चाहिए होता है 10 से 15 mmHg का, और एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन जाता है, या 1 मिनट में 125 ml। आपको एक नॉलेज और दूं, 1 मिनट में आपकी किडनी को कितना ब्लड आता है ये पूछा जाता है। तो किडनी रिसीव 1100 to 1200 ml ब्लड स्टूडेंट इन अ मिनट। हाँ, ये भी एक बहुत काम की चीज है, ब्लड इन अ मिनट स्टूडेंट। ये हर बार, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। या कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा ब्लड किडनी उठाती है स्टूडेंट, 1/5 पोर्शन कार्डियक आउटपुट का किडनी को जाता है। 1100 to 1200 ml ब्लड किडनी रिसीव करती है 1 मिनट में स्टूडेंट। ये होती है तैयार। तो हमने बहुत जोरदार चीज पढ़ ली मुझे लग रहा है समझ में आ गई। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर 19 देखना, तो अब आप आराम से कर सकते हो। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड पासिस थ्रू किडनी इन पर मिनट, आराम से 125 ml। नो सर, वो तो जीएफआर है। अरे वाह, तो 650, नो सर, किस वन, ब्लड जाएगा 1100 to 1200 ml। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, आंसर जाएगा स्टूडेंट इसका डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 90 नंबर का क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट जस्ट इसके बाद, नॉर्मल जीएफआर इन मेन इज, बहुत बढ़िया सिंपल क्वेश्चन भी है, बट इसको नेगेटिव मार्किंग करवाता है। 125 ml पर मिनट, यस सर यही है। पर डे कर देगा, 180 लीटर कर देगा, नहीं, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर होता पर डे, ml कर रखा है, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट ए। 19 और 20 क्वेश्चन हमारी थ्योरी में आ गए, क्लियर है यहाँ तक का। हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे स्टूडेंट। यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, रीअब्जॉर्प्शन। अब दूसरा स्टेट, ये इसका स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट, क्या होता है ध्यान से सुनना। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में करना है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, है ना। अब आपको ये भी सर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना आप जो बोल रहे हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन बता दिया आपने, छान लिया छन कर आ गया, है ना। अब जो छन कर आया है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, उसमें एसेंशियल सब्सटेंस भी छन कर आ गए और नॉन एसेंशियल भी आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट भी आ गए। तो एसेंशियल सब्सटेंस को तो यूरिन से निकालेंगे नहीं, तो उन एसेंशियल सब्सटेंस को नेफ्रॉन में से जा रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वापस ब्लड में डालेंगे। दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। जी हाँ, रीअब्जॉर्प्शन। अब आप बोलोगे रीअब्जॉर्प्शन होगा कहां पर, तो मैं सारे क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूं आपके स्टूडेंट। आप बोलो कि कौन सा कहां होगा रीअब्जॉर्प्शन, तो मैं जवाब देता हूं स्टूडेंट आपको कि रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन पहला क्वेश्चन आएगा कहां होगा, तो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, यस, लूप ऑफ हेनले में होता है, डीसीटी में होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डन स्टूडेंट, आप मेरी बात से सहमत है। रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है स्टूडेंट, 99% फिल्ट्रेट जो होता है ना उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, केवल 1% फिल्ट्रेट जो है ना, जी हाँ, 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है स्टूडेंट। जी हाँ, ये लीजिए, ओनली 1% फिल्ट्रेट कन्वर्ट इनटू यूरिन। डन। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कोई पूछे, पीसीटी में हो जाएगा, बता ही दिया मैंने आपको सारे सब्सटेंस का। अब आता है कौन से मेथड से होगा, तो आज के बाद ध्यान रखना है स्टूडेंट, ग्लूकोज हुआ, जी सर, अमीनो एसिड हुआ, जी सर, है ना, याद रखना स्टूडेंट, Na+ हुआ, K+ हुआ, इन सबको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब करेंगे स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ एक्टिवली करेंगे इनको रीअब्जॉर्ब। जी सर, बिल्कुल आराम से समझ लो। और अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट कि वाटर हुआ, यस सर, Cl- हुआ, यस सर, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट अगर पूछे आपसे ऑस्मोलेटिकली नाइट्रोजीनियस वेस्ट स्टूडेंट, यानी यूरिया की बात करें, तो आज के बाद इनका पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा। तो बहुत जोरदार चीज आपको बताइए मैंने, जो आपको समझ में आनी चाहिए, किस किस का कैसे। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन कर आया है, आपने पूछा
कितना, तो मैंने कहा 125 ml पर मिनट। आपने कहा बिल्कुल। क्यों छना, कितना प्रेशर लगा, तो मैंने कहा 10 to 15 mmHg का। अब आपने मुझसे कहा जो छन कराया उसमें क्या रह गया था, वो बाहर निकाल देते। मैंने कहा नहीं, उसमें एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट थे, उनको नहीं निकाल सकते, तो उन एसेंशियल सब्सटेंस को उठाकर डालेंगे कहाँ पर, वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के ब्लड में। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 4 जगह करूंगा, पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। डन। और कितना करूंगा, 99% सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब कर लूंगा। वाह सर, 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और किस किस मेथड से करूंगा, तो वाटर, सीएल माइनस और नाइट्रोजनस वेस्ट को तो पैसिव से करूंगा, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम इनको एक्टिव से करूंगा। डन। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट। ये अब जरा देखना है स्टूडेंट, ये अब तीसरा मोड कौन सा आया, अब आपने कहा ट्यूबुलर सीक्रेशन। मैंने कहा ये एक और होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के कितने मोड दे रहा हूं मैं आपको, 3 मोड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब ये ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है, जो लार्ज और इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में छन कर नहीं आते हैं, उनको ब्लड से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में डाला जाता है। रीनल ट्यूब्यूल में बह रहे यूरिन में डाला जाता है एक्टिवली। स्टूडेंट आपने कहा कौन कौन से, तो इसके लिए भी जोरदार पॉइंट स्टूडेंट आपको तैयार करवाना, मुझे जरा सपोर्ट करें। यस, आपने पूछा सर कौन कौन से सब्सटेंस है तो बताओ। मैंने कहा बिल्कुल, आज के बाद ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, किस किस का ट्यूबुलर सीक्रेशन होगा। यूरिक एसिड का, स्टूडेंट नॉलेज बढ़ाओ, यूरिक एसिड का, ड्रग्स का, ये सब छन कर नहीं आएंगे। क्रिएटिनिन का, जी सर, और हिप्यूरिक एसिड का, जी सर, इन सब का स्टूडेंट आर एक्टिवली, जी हाँ स्टूडेंट, सीक्रेटेड, ये सब एक्टिवली सीक्रेट किए जाएंगे, सीक्रेटेड, श्योर। और स्टूडेंट आज के बाद ट्यूबुलर सीक्रेशन होगा कहाँ कहाँ पर, अकरिंग, यानी कहाँ कहाँ पर होगा, पीसीटी में, यस सर, और डीसीटी में, यस सर, और कलेक्टिंग डक्ट में। स्टूडेंट नॉलेज बढ़ाना आज के बाद, कलेक्टिंग डक्ट, पीसीटी और डीसीटी, 3 जगह पर आप ट्यूबुलर सीक्रेशन करोगे। ट्यूबुलर सीक्रेशन का एक काम तो यह है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज छूट गए थे उनको आपने डाल दिया, मैं एग्री हूं आपकी बात से। पर ट्यूबुलर सीक्रेशन का दूसरा काम भी है, आपने कहा क्या, और वह पीएच और आयनिक बैलेंस। स्टूडेंट पीएच एंड आयनिक बैलेंस, ये एक और काम है इसका। और इसके लिए स्टूडेंट पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए H प्लस का, K प्लस का, इनका ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, आर सीक्रेटेड। स्टूडेंट ध्यान रखना। तो आज किस किस सब्सटेंस का ट्यूबुलर सीक्रेशन करते हो आप, H प्लस, K प्लस, अमोनिया, इन सब का ट्यूबुलर सीक्रेशन किया जाता है, यूरिक एसिड का, तो ट्यूबुलर सीक्रेशन ये करता है। डन। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। डन। किस किस सब्सटेंस का कैसे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलवेज पैसिव, रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव एंड पैसिव, सीक्रेशन ओनली एक्टिव। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन बॉमन्स कैप्सूल यानी मेलपिजन कॉर्पस्कल, रीअब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सीक्रेशन अकर इन पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। डन। H प्लस यहाँ स्टार्ट, ये यानी स्टूडेंट सोडियम का हमेशा रीअब्जॉर्प्शन, H प्लस का हमेशा सीक्रेशन। हाँ, अब आपसे एक शानदार चाय, ग्लूकोज का हमेशा रीअब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड का हमेशा रीअब्जॉर्प्शन, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, पीसीटी में, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपनी नोटबुक में लिखना, हर बार आता है नीट में, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी। कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ही मिलेंगे नहीं। जी हाँ, श्योर। बढ़िया। तो देखो स्टूडेंट, अपने इस टॉपिक को करने के बाद अब अपन अपने उस क्वेश्चन पे आते हैं। विच सब्सटेंस, 80 नंबर का क्वेश्चन अपना ड्यू था, विच सब्सटेंस आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन ट्यूब। एक्टिवली एबीसी ने बताया था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na प्लस, K प्लस। तो अब ग्लूकोज, यस सर, H प्लस, नो सर, H प्लस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, H प्लस का ओनली सीक्रेशन, ऑप्शन गलत। अमीनो एसिड, यस सर, Na प्लस, यस सर, तो ये ऑप्शन सही बैठ गया। यूरिया, यूरिया का नहीं, Na प्लस का यस, पर वाटर का तो पैसिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर गया आराम से बी, क्योंकि एबीसी ने टैग में लिखा दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन से आ रहे हैं, आपको तैयार करवा दिया।
नेट इफेक्टिव प्रेशर 10 to 15 mmHg चाहिए, 1 मिनट में 125 ml फिल्टर होता है। हाँ, और फिर रीअब्जॉर्प्शन किस किस मेथड का कहाँ हो रहा है वो तैयार। डन। ट्यूबुलर सीक्रेशन पीएच और आयनिक बैलेंस का काम करता है। यानी एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं ऐसे, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस? तो आंसर आएगा लूप ऑफ हेनले, बिकॉज लूप ऑफ हेनले में सेलेक्टिव सीक्रेशन नहीं होता, क्योंकि पीएच और आयनिक बैलेंस तो आप सेलेक्टिव सीक्रेशन से करते हो ना। डन। चलिए साहब, तो अभी तक एबी सर ने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, एक क्वेश्चन और करिए 21, इससे होगा मैकेनिज्म का ये स्टार्ट। Henle's loop play significant role in the maintain of high osmolality of medullary fluid. Yes sir, पढ़ाया था एविजन ने, खुद पढ़ के आराम से ऑप्शन लगाओ। DCT help to maintain pH and ionic balance of body fluid. Yes sir, DCT में H प्लस और K प्लस और अमोनिया का सेलेक्टिव सीक्रेशन होता है। यस बिल्कुल सर। PCT में सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम, मकर। यस सर। लूप ऑफ हेनले के अलावा तीनों जगह होता है, तीनों सही है स्टेटमेंट। DCT अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल, नो। यूरिन में से यूरिया निकल के अगर मेडुला में आ रहा है तो वो कलेक्टिंग डक्ट से आता है, DCT से नहीं। केवल कलेक्टिंग डक्ट है जो यूरिया के लिए परमिएबल है उस जगह पे। जी हाँ, तो ये ऑप्शन गलत। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, बाकी नहीं, डी नहीं। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था उसने, करेक्ट ए बी सी, आंसर बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी आराम से हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने पढ़ा। तो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी? हेनलेस लूप, कॉपी में लिख चुके हो आप। और फिर वही क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नॉट प्ले रोल फॉर पीएच एंड आयनिक बैलेंस? आंसर अगेन हेनलेस लूप, क्योंकि पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। डन। 21 क्वेश्चन डन। अब आइए स्टूडेंट, an excessive loss of fluid from body can activate osmoreceptor and stimulate the release of। स्टूडेंट अब हार्मोन का गेम आया, उसमें कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करेंगे? तो पहले हार्मोन के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम एडीएच है स्टूडेंट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो नॉन एज द वैसोप्रेसिन। स्टूडेंट मैं सारे हार्मोन आपको पढ़ा देता हूं एक बार में, और ये हार्मोन स्टूडेंट ध्यान रखना हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। हाइपोथैलेमस इसको बनाने का काम करता है स्टूडेंट। प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस, कब? हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर लग रहे हैं स्टूडेंट। डन। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, सुन लेना, अगर आपके बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी है तो हाइपोथैलेमस में मौजूद ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मोलैरिटी को पहचान कर इसको बोलते हैं एडीएच डालो। एडीएच हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट इसको। हाँ, और ये निकलता कहां से? ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है। जी हाँ, इसको रिलीज करती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस तो बनाता है, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है, फिर वो रिलीज करती है। और ये जाता कहाँ है? ये काम करता है स्टूडेंट एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट ये आपके नेफ्रॉन में डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करता है। और काम क्या करता है? स्टिमुलेट स्टूडेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जी हाँ, स्टिमुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और उसको ब्लड में डाल देता है। ये काम है एडीएच का। यानी मैं आपसे कहना चाहूंगा एडीएच ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एडीएच यूरिन वॉल्यूम कम करता है, एडीएच कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट भी रखता है वेसल्स पर, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन बोला जाता है, वेसल्स को प्रेस करने वाला। जी हाँ, तो एडीएच स्टूडेंट क्या क्या काम करेगा तो कोई पूछ ले, आज के बाद आप याद रखना, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर है तो एडीएच नहीं आएगा सप्रेस, और अगर आपकी बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है, जी हाँ, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो ऑस्मो रिसेप्टर तुरंत एडीएच को डालने के लिए बोलेंगे और तब काम होगा। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर रिलीज ऑफ एडीएच यानी वैसोप्रेसिन। स्टूडेंट
यही आएगा हाइपोथैलेमस से। एडीएच काम क्या क्या करेगा, अगर कोई पूछे तो आज डन बताना पड़ेगा। बिल्कुल, एडीएच बीपी को इंक्रीज करता है। यस सर। एडीएच ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यस सर। एडीएच यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज करता है। यस सर। एडीएच डाइल्यूट यूरिन बनाता है। नो सर। एडीएच तो कंसंट्रेट यूरिन करता है, क्योंकि वह यूरिन में से पानी को उठा के ब्लड में मिलाता है। आप तो यही बात याद रखो हमेशा के लिए कि एडीएच नेफ्रॉन में बह रहे यूरिन में से वाटर को लेकर ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड वॉल्यूम तो क्या करता है, इंक्रीज, बट यूरिन वॉल्यूम करता है डिक्रीज। डन। तो 22 क्वेश्चन एडीएच पे था, पूरा तैयार। हार्मोन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। डन। आइए, यहां तक का मेरे को लग रहा है 22 क्वेश्चन तक डन, बिल्कुल बढ़िया। एडीएच भी याद। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, हार्मोन एडीएच तो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट हार्मोन है एक और उसी पे क्वेश्चन है जीजीए वाले रेनिन पर। तो स्टूडेंट आइए, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल बढ़िया, और आप आराम से क्वेश्चन कर सके इसलिए तैयार करता हूं। देखिएगा इधर कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, आपका जो जीएफआर होता है वो 125 ml पर मिनट होता है। यस। अब आप मेरी बात को सुनना, जब आपका बीपी कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, देन स्टूडेंट जीएफआर आपका कम होगा। ध्यान से सुन ले। और आपके जीएफआर में कम होने पर आपकी किडनी में ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब वो मैकेनिज्म क्या है, दोबारा सुनना। आपका बीपी कम होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो आपका जीएफआर कम होगा। कम होगा। अब ध्यान से सुनना, अ फॉल इन जीएफआर, जी हां स्टूडेंट, एक्टिवेट्स किडनी टू रिलीज रेनिन। शानदार लाइन है ये, ध्यान से सुनना। आपके ब्लड में रेनिन हार्मोन किडनी डालती है, ये कंफर्म है। किडनी में जेजी सेल्स डालती है। और जेजी सेल्स कब डालती है, 24 घंटे नहीं, उसकी एक शर्त है, जब आपका जीएफआर कम होगा तब जेजी सेल्स उसको डालेगी। और जीएफआर कब कम होगा, जब ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम होगा। डन। शुरू से लो, बीपी फॉल, ब्लड वॉल्यूम फॉल, जीएफआर फॉल। अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। अब स्टूडेंट इस मैकेनिज्म को समझाता हूं कि जीएफआर मेंटेन कैसे होगी। देखिएगा स्टूडेंट, ढंग से बिल्कुल लाइन को बिल्कुल परफेक्ट समझिएगा कि लीवर से एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। डन। बहुत डेप्थ में और बढ़िया पढ़ाना चाह रहा हूं यार आपको, बिल्कुल बढ़िया, 100% के लिए तैयार हो जाएगा। लीवर से एक प्रोटीन एंड दिस इज कॉल्ड सिंथेसाइज हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ एंजियोटेंसिनोजन, और इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है रेनिन स्टूडेंट। और रेनिन आएगा कहां से, किडनी की जेजी सेल से। जब कब आएगा, जब जीएफआर कम होगा। तो जीएफआर कम, किडनी की जेजी सेल्स ने ब्लड में डाला रेनिन, रेनिन ने ब्लड में पहले से मौजूद एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जी हाँ। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड। जी, एक एंजाइम से ये एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल गया। बिल्कुल परफेक्ट वाला समझना आप, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल गया। एक एंजाइम चाहिए इसके कन्वर्जन के लिए। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, इसको बताता हूं आपको। देखिएगा, कौन आया साहब, मैंने कहा एंजियोटेंसिन सेकंड आ गया। मैंने कहा बता भाई एंजियोटेंसिन सेकंड तू जीएफआर को कैसे मेंटेन करेगा। तो स्टूडेंट, पहला पॉइंट, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये लो साहब, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो बीपी इंक्रीज, डन करो। चलो प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर, प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। अगला, एंजियोटेंसिन सेकंड और क्या करेगा स्टूडेंट, एल्डोस्टेरोन के सीक्रेशन को इंक्रीज करेगा। जी हाँ, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन
और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है आज के बाद? एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, और एल्डोस्टेरॉन भी जाकर आपकी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और वहां जाकर Na प्लस और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है स्टूडेंट। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इंड्यूस एल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन विच इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर। ये है जोरदार इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, स्पेशली डीसीटी। तो एंजियोटेंसिन सेकंड ने एल्डोस्टेरॉन को बुलवाया एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एल्डोस्टेरॉन ने डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में वाटर Na प्लस का एब्जॉर्प्शन करवाया, और Na प्लस और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकंड पीसीटी में भी थोड़ा बहुत डायरेक्ट काम करके वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। फाइनल बात यह है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। तो जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए शानदार मैकेनिज्म आई जिसका नाम था रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसमें सबसे पहले रेनिन आएगा, वो एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा, फिर वो एल्डोस्टेरॉन को बुलाएगा, और ये तीनों मिलकर जीएफआर को रेगुलेट करेंगे। तो कैसे मैकेनिज्म हुई? सबसे पहले जीएफआर कम होगी, सबसे पहले ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो उससे जीएफआर कम हुई, जीएफआर कम होने से किडनी की जेजी सेल्स ने रेनिन डाला, रेनिन आया, रेनिन ने फिर एंजियोटेंसिन को बनाया, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करने पर एंजियोटेंसिन ने एल्डोस्टेरॉन को बुलवाया, एल्डोस्टेरॉन ने डीसीटी में Na प्लस वाटर एब्सॉर्ब करवाया। अब आप आ जाओ जेजी, ये आ जाओ इस क्वेश्चन पे 23 क्वेश्चन आराम से 100%। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये सही है कि रेनिन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है? यस सर। आप बोलो ना, एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में, बीपी इंक्रीज करता है? यस सर। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है? यस सर। हाँ, यूरिन वॉल्यूम? नो सर, यूरिन वॉल्यूम को तो कम करेगा। तो ये ना जोरदार बात है यार आपके साथ, ये यूरिन वॉल्यूम कम करता है। क्या करता है एंजियोटेंसिन? वो बताया, बीपी इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जीएफआर? सर जीएफआर को तो इंक्रीज करेगा ना सर, जब भी तो बुलाया इसको। यस, जोरदार जोरदार, ऐसे तैयार कराते हैं यार आपको। मतलब एक एक लाइन अगर याद हो जाए ना, उसी को स्टडी कहते हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ ये तैयार, तो एंजियोटेंसिन तेरे फंक्शन तैयार है हमारे पास। डन। अब आओ स्टार्ट करते हैं अपन। वो बोल रहा है कि जो प्रोसीजर हुआ उसका सीक्वेंस बताओ। रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है। रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये बाद में आएगा। रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। पहले ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ये आएगा पहले। तो पहले ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, या उससे रेनिन आया। हाँ, रेनिन ने फिर एंजियोटेंसिन बुलाया तो ई हुआ। हाँ, और फिर एंजियोटेंसिन ने एल्डोस्टेरॉन बुलाया तो बी हुआ। हाँ, और फिर एल्डोस्टेरॉन ने अपना काम किया तो सी हुआ। तो DAEBC सर। हाँ, फोर्थ, शानदार क्वेश्चन का आंसर फोर्थ, रेनिन वाला मैकेनिज्म तैयार। तो हमने एडीएच हार्मोन पढ़ लिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ रेगुलेशन किडनी फंक्शन, हमने रेनिन वाला टॉपिक पढ़ लिया, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला। आइए साहब अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें एक हार्मोन और है स्टूडेंट जो मैकेनिज्म में दिया हुआ है, ये मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, ठीक है ना। एक हार्मोन, पहले ये क्वेश्चन करो 25 वाला, और वो क्या कह रहा है? अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट, प्रीवियस ईयर्स का पेपर का क्वेश्चन। तो जानते हैं आप क्या होगा सर? अगर जीएफआर कम हो जाएगी, हाँ, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन आएगा, ये भी तो सही है। अरे फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट तो जेजी सेल्स को करती है, वो रेनिन डालेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन लाएगा, एंजियोटेंसिन के से आएगा एल्डोस्टेरोन। तो ये काम तो एंजियोटेंसिन करेगा। Fall in GFR can activate JG cells to release renin. Answer C. Done. मुझे लग रहा कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, तैयार है पूरा मैकेनिज्म। अच्छा, एक हार्मोन और रह गया। हमने कितने हार्मोन पढ़ा सर? हमने फर्स्ट एडीएच पढ़ लिया, जैसा तुम बोलो यार, डन। सर हमने सेकंड रेनिन का भी फंक्शन पढ़ लिया, अच्छा बहुत बढ़िया। सर हमने थर्ड एंजियोटेंसिन को भी बढ़िया समझ लिया, अरे गजब यार, ये भी तैयार। सर हमने फोर्थ एल्डोस्टेरॉन भी बहुत अच्छा समझ लिया, येलो साहब। अच्छा एक बार बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ इसको ढंग से सुनना आप। ये स्टार्ट, ये चारों हार्मोन एडीएच रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, चारों ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते, चारों यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज करते। यस सर, यस। अब आएगा एक, इस सीरीज में एक हार्मोन और है, ANF,
एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एनसीईआरटी में दिया हुआ बाकायदा। ये लो साहब, अब आप भी कह दो कि सर ये क्या है एएनएफ। तो एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, जी हाँ। और ये एएनएफ स्टूडेंट डबल स्टार के साथ सुनना आप, ये एएनएफ रिलीज होता है हार्ट की वॉल से, एट्रिया की वॉल से, हार्ट के एट्रिया की वॉल से। और ये क्या करता है, ये एक वैसो डायलेटर है, जी हाँ, वैसो डायलेटर है स्टूडेंट, ये जोरदार पॉइंट या। और ये बीपी को कम करने का काम करता है, जी हाँ। और ये रेनिन के सीक्रेशन को सप्रेस करता है, हाँ, इनहिबिट्स रेनिन सीक्रेशन। वाह सर वाह, आपने तो बिल्कुल गजब ही कर दी, एक एक लाइन याद करा दी है। समझ में आई कुछ मेरी बात आपको? ये रेनिन सीक्रेशन को सप्रेस करेगा और ऐसी कंडीशन में जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा वापस, यानी ये एक तरीके से रेनिन का ठीक उल्टा काम कर रहा है। ये ब्लड में यूरिन में वाटर को ज्यादा रिलीज करवाएगा, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, नहीं आया समझ में, ठीक उल्टा ये। तो आइए, अपना क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 रह गया था हमारा। देखिए इसको, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड वॉल्यूम कम, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एडीएच आएगा, बिल्कुल आएगा, रेनिन आएगा, बिल्कुल आएगा, बढ़ाते हैं, अभी तो बताया 4 लोग बढ़ाते हैं। एल्डोस्टेरोन आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ, एंजियोटेंसिन आएगा, बिल्कुल आएगा। एएनएफ नहीं आएगा, बिकॉज एएनएफ और रेनिन में से कोई एक ही आ सकता है। शानदार याद, एएनएफ नहीं आएगा, एएनएफ तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने पर, जी हाँ, तब आएगा। तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ, आंसर गया सी, क्योंकि आराम से बता दिया। एएनएफ, अच्छा एक स्टेटमेंट और, एएनएफ कॉजेज डाइल्यूट यूरिन, यस सर। एडीएच कॉजेज डाइल्यूट यूरिन, नो सर। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाना डायूरेसिस कहलाएगा, एडीएच डायूरेसिस करता है, नॉट सर। एडीएच प्रिवेंट्स डायूरेसिस, एडीएच के फंक्शन में लिखना चाहिए अपन को, ताकि आपको एडीएच, यस सर, प्रिवेंट्स डायूरेसिस। अब आराम मजा यार आपको एक एक चीज करवाने में, एक्सक्रीटरी के रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन टॉपिक भी हो गए। 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तैयार। ये क्वेश्चन करो 26 नंबर, वो वही क्वेश्चन कह रहा है, वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, कौन डायूरेसिस रोकने का काम करे, कौन डायूरेसिस रोकता है? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर, अरे अंडर प्रोडक्शन थोड़ी यार, अंडर सीक्रेशन थोड़ी, एडीएच का हाई लेवल करता है इस काम को, आपने कहा अंडर सीक्रेशन, स्टेटमेंट रॉन्ग। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू, यस, एल्डोस्टेरोन करेगा इस काम को, डायूरेसिस रोकेगा, यूरिन का वॉल्यूम, हाँ या ना, यस, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। अगला बताओ, एएनएफ कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, गलत, एएनएफ तो वैसोडायलेटर है, अभी बताया। ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी 2019 2020 ऐसे करके क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, बढ़िया तैयार होना चाहिए। डिक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, नो, रेनिन का सीक्रेशन तो ज्यादा आना चाहिए अगर आपको डायूरेसिस रोकना है तो। मैंने बोला ना, रेनिन, एडीएच, एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन चारों ज्यादा आएंगे, तब जाके आप डायूरेसिस रोकोगे, मतलब यूरिन वॉल्यूम कम करोगे, जी हाँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, एल्डोस्टेरोन ज्यादा वाला। इस क्वेश्चन का आंसर गया बी, डन। नहीं आया समझ में? तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन डन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर डन, किडनी की स्ट्रक्चर डन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डन, सारे क्वेश्चन तैयार और बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में स्टूडेंट। तो एक चैप्टर 11 के एनसीईआरटी का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको मैंने तैयार करवाया स्टूडेंट, महा रिवीजन कोर्स में। ऐसे होता है कॉन्सेप्चुअल तैयारी, जिसमें हमारे सारे थ्योरी को प्रूव कर लेते हैं हम क्वेश्चन के साथ कि साहब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो महा रिवीजन कोर्स, इससे मैंने आपका एक चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम और कंप्लीट कराया। मुझे आशा आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो नमस्कार, आशीष बाजपेयी सर की तरफ से बढ़िया आपको तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयार करिए इसको बहुत बढ़िया स्टूडेंट, थैंक यू।